हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर है हमारा मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में हम हैंड आउट के सोल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा जो क्लास होगा उसके जो टॉपिक्स चलेंगे वो कुछ इस तरीके से चलेंगे कि हम आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, केस बेस्ड एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करके खत्म करेंगे अपना पूरा का पूरा सोल्यूशन वीडियो। तो बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारी जो क्लास है इसमें हमने आपको किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है वो सारा का सारा ब्यौरा यहाँ पर लगा रखा है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, सॉल्विंग टाइम कितना लगना चाहिए और याद करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, वो सब कुछ हमने इस चार्ट में आपको बता दिया है। ऐसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवम, मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट इन अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, चार ऑप्शन है, ओवम, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, बी डी एफ करके दे रखा है। ऐसे ही हमारे पास ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दे रखे हैं। साइड में आपको डायग्राम लगा रखा है, सीधे से पूछा है कि यहाँ पर करेक्टली आइडेंटिफाई करिए व्हाट इज ओवम या वेयर इज ओवम, वेयर इज मोरुला एंड वेयर इज ब्लास्टोसिस्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। चार ऑप्शन है, देखते हैं इसमें से सही जवाब क्या होगा। अगर आपको याद हो तो हम रेफर करेंगे सबसे पहले अपने इन पूरे के पूरे डायग्राम को एनसीईआरटी की तरफ। ठीक है, हम इनको कहां पर रेफर करेंगे, हम इनको एनसीईआरटी वाली किताब में आपकी बायोलॉजी बुक में रेफर करेंगे। और वहां पर रेफर करके जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि ओवम वाला जो पोर्शन है ना, ओवम वाला जो पोर्शन है उसमें हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ओवम पोर्शन इज ए वाला हमारा कौन सा पोर्शन है, ओवम वाला। ठीक है, ये ओवम है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म आए हुए हैं और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है एंड जाइगोट्स आर डिप्लॉयड। ठीक है, जाइगोट कैसे नेचर का है, डिप्लॉयड नेचर का है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो पूछ रहा है कि ई वाले पोर्शन पे मोरुला यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो मोरुला हमें रिप्रेजेंट करके दिख रहा है, यानी साफ साफ दिख रहा है जब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट आगे बढ़ता है तो क्या करता है, किस तरफ आगे बढ़ता है, वैसे यूटेरस की तरफ। तब ये क्या करता है, अपने नंबर्स बढ़ाता है। तो मोरुला जो होंगे वो ई वाले पोर्शन पर होगा और लास्ट में हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो जी वाले पोर्शन पर होगा। तो जब आप ध्यान से अपने ऑप्शंस को देखोगे तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कह रहा है कि ह्यूमन फीमेल में जब किसी चाइल्ड का बर्थ कराना होता है, जब जन्म का समय आता है, तो बर्थ के समय में, पार्चुरेशन के समय में जो सिग्नल होता है वो कहां से जनरेट होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है फुल्ली डेवलप फीटस ओनली, दूसरा कह रहा है बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस, तीसरा कह रहा है प्लेसेंटा ओनली, और डी कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। हम सभी को पता है कि ये जो बच्चे पैदा करने का सिग्नल है, पार्चुरेशन, प्रसव का जो सिग्नल है फीमेल बॉडी में चाइल्ड बर्थ के समय कहां से डेवलप होता है, प्लेसेंटा और साथ ही साथ फुल्ली डेवलप्ड फीटस से डेवलप होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन जब हम ध्यान से देखेंगे ना तो अगला क्वेश्चन हमें क्लियरली यहाँ पर बता रहा है कि एक हमने यहाँ पर डायग्राम दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आई वाला पोर्शन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है, आई वाला पोर्शन, यानी कह सकते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन जिसे हमने यहाँ पर आई रिप्रेजेंट किया है वो रोमन नंबर में फर्स्ट है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गिवन डायग्राम में हमें रिप्रेजेंट करके बताना है वो क्या होगा। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए, उसी अकॉर्डिंग हमें देखकर बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। ठीक है, आप सभी को याद हो तो अगेन आप रेफर करोगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनके जरिए किनका निर्माण होता है, स्पर्म बनने की क्रिया। यानी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं,
स्पर्म निर्माण की, यानी स्पर्म को फॉर्म करने की, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया की बात करनी है, तो सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन पूछा गया था, है ना, हमसे ये वाला पोर्शन पूछा गया था। तो ये पोर्शन हमारा है स्पर्मेटोगोनिया, दिस पोर्शन इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछा था। ध्यान से देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बने हुए हैं। प्यूबर्टी स्टेज में स्पर्मेटोगोनिया ने जब माइटोसिस डिवीजन किया है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई है, पहले मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, तो दूसरा वाला डायग्राम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने जब दूसरा वाला मियोटिक डिवीजन करा है तो यहाँ पर फॉर्म किया है स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड जो हमारा होगा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये रहेगा हमारा स्पर्मेटिड। ठीक है, एंड अगेन स्पर्मेटिड जो होता है वो किस तरफ चला जाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाने की तरफ चला जाता है। तो स्पर्मेटिड जो होता है ये अब डिफरेंशिएट होता है स्पर्मेटोजोआ में। ठीक, तो स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, और यही स्पर्मेटोजोआ हमारे स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन वहां पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, असर्शन रीजन बेस्ड में दो स्टेटमेंट बोले जाते हैं, एक असर्शन स्टेटमेंट होता है, एक रीजन स्टेटमेंट होता है। असर्शन हमसे जो स्टेटमेंट बोलता है उसे हमें चेक करना होता है, रीजन हमसे जो स्टेटमेंट बोलता है वो चेक करना होता है। पहले तो ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, फिर हमें ये देखना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, और अगर असर्शन गलत है रीजन सही है तो उसका अलग ऑप्शन होगा, और रीजन सही है असर्शन गलत है तो उसका अलग ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर कही जा रही है कि हमें बताइए असर्शन वाले स्टेटमेंट में कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ये असर्शन कह रहा है। रीजन कह रहा है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहे हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमसे यहाँ पर कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है, कार्पस ल्यूटियम के लिए। अब मैं आपको एक इमेजिनरी बात सोचने के लिए बोल रही हूँ कि आप सोचिए, जब आपको क्लास में बताया गया था तो आपको बताया गया था कि जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर करता है तो वहां से कार्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम एक तरीके का हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम में स्पेशल रोल प्ले करता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक तरफ आपको कॉलम 1 दे रखा है, दूसरी तरफ कॉलम 2 दे रखा है। यहाँ पर आपको कॉलम 1 में ट्रोफोब्लास्ट, इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास, मोरुला ऐसे करके दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड कॉलम 2 में आपको 4 अलग स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं, हमें मैच करके बताना है कौन सा पॉइंट किस स्टेटमेंट से मैच दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट गाइस? तो ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर होते हैं और अंदर की तरफ के लेयर को इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, तो ए का किससे ज्वाइंट हो जाएगा, 4 से। इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है जब वो यूटेरस की दीवार में जाकर चिपक जाता है तो इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन, अंतररोपण कहते हैं। इनर सेल मास क्या होते हैं? इनर सेल मास ऐसे सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन का काम करेंगे और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन बनाने में डिफरेंशिएट होंगे। और अगर हम मोरुला की बात करें तो मोरुला जो होता है वो 8 से 16 ब्लास्टोमेयर स्टेज के एम्ब्रियो को मोरुला कहते हैं। उसके बाद वाले एम्ब्रियो जो होंगे वो ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं और यूट्रस में जाकर चिपकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखेंगे तो आंसर ए ऑप्शन में सही होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर के क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं हमारे इस चैप्टर से। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर, इसमें थियरी हमें लिखनी होगी। ठीक है, तो आपके समय बचाने के लिए मैंने थियरी ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है ताकि आप
इस चीज को याद करके एग्जाम में लिख पाओ। तो थियरी को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगी और आप उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखने लग जाऊंगी तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा ना, आपका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। प्रोडक्टिव आपके लिए तो होगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपके रिवीजन का काफी लंबा समय ले जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपको इतना क्रिस्प कंटेंट दे दें कि आप एक बार देखो और एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आए लिख कर चले आओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus. However, the ovum is fertilized by only one sperm. How does the ovum block the entry of additional sperm? All copulation will not lead to fertilization. Why? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेल है जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म को क्या करता है, कोइटस प्रोसेस में निकालता है बाहर, ठीक है। हमें ये तो पता है कि ओवम को एक ही स्पर्म चाहिए, उसे 200-300 मिलियन स्पर्म नहीं चाहिए। तो बाकी के स्पर्म की एंट्री कैसे ब्लॉक होती है ओवम में? क्या सारे के सारे स्पर्म ओवम में चले जाते हैं, या एक कैसे चला जाता है जबकि मिलियंस ऑफ स्पर्म को फीमेल बॉडी में छोड़ा जाता है? एंड अगेन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हर कॉप्युलेशन में प्रेगनेंसी नहीं अकर करती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं इसको। अब मेरी बात ध्यान से समझना। कह रहा है द कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म विथ द जोना पेल्यूसिडा ट्रिगर्स द कॉर्टिकल रिएक्शन which chemically alters the zona pellucida, making it impermeable to other sperm. This ensures monospermy. ठीक है, समझो बात ध्यान से। हम सभी को पता है कि एग का जो आउटर कवरिंग है उसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। जोना पेल्यूसिडा जो है ये ट्रिगर हो जाता है एक चीज से। कैसे? जैसे ही एक हेल्दी स्पर्म आकर के एग को टच करेगा, जोना पेल्यूसिडा ट्रिगर होकर केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगी। इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा काम करता है ओवम के ऊपर, और बाकी के स्पर्म की एंट्री वहां पर ब्लॉक हो जाती है। यानी पॉलीस्पर्मी का कॉन्सेप्ट हट जाता है और एक स्पर्म ही एग में घुस पाता है, जिसे मोनोस्पर्मी कंडीशन के लिए हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिलियन ऑफ स्पर्म भले ही फीमेल बॉडी में जा रहा है, लेकिन हर किसी का काम है ही नहीं, एक ही का काम है, ठीक। अब देखो, फर्टिलाइजेशन हर बार क्यों नहीं होता? हर बार इंटरकोर्स के बाद फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें पता है fertilization can only occur if the ovum and sperm are simultaneously present and at ampulla isthmus junction of the fallopian tube. यही वो रीजन है जिसकी वजह से सारे कॉप्युलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक। अब ये बहुत संयोग की बात है कि जिस समय एग फैलोपियन ट्यूब में मैच्योर फॉर्म में रिलीज होकर एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर बैठा हुआ है, उसी समय स्पर्म आकर उनसे मिल जाए। अगर ये बनता है कॉम्बिनेशन, तभी एक महिला प्रेग्नेंट होती है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है, और हर बार ऐसा हो संभव नहीं होता। इसी वजह से सारे कॉप्युलेशन में प्रेगनेंसी अकर नहीं करती। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सेरेविक्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सेरेविक्स का क्या रोल है? आप सभी को पता है सेरेविक्स जो होता है इसको हम हिंदी में ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। अब सेरेविक्स जो है ना, क्लियरली अगर देखा जाए, वेट, ओके, तो क्लियरली देखा जाए तो जो सेरेविक्स होता है ये यूटेरस जो होंगे, ये जो यूटेरस होता है इसका एक तरीके से कह सकते हो माउथ का काम करता है, ठीक। एंड सेरेविक्स के जस्ट बाद क्या हो जाता है? वेजाइना, एंड उसके बाद फीमेल बॉडी बाहर की तरफ ओपनिंग, एक ओपन कह सकते हो चैनल दिखेगा जहां से
कॉप्यूलेशन कराना होता है, जहां से फीमेल के अंदर मेल स्पर्म जाते हैं या फिर सीमन जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो सर्विक्स है, ये जो ग्रीवा है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब क्या है, रोल क्या है। ठीक, अब आप देखो, ये है जो बड़ा सा स्ट्रक्चर, दिस बड़ा सा स्ट्रक्चर इज नोन एज यूटेरस। इस यूटेरस का मैंने कहा माउथ है सर्विक्स। अब देखो ये यूटेरस है, इस यूटेरस से ये जो सर्विक्स है, ये आपको दिख रहा होगा कि यूटेरस से ये बाहर की तरफ खुलता हुआ दिख रहा है। ये यूटेरस से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ खुलता हुआ दिख रहा है। दिस इज सर्विक्स, जो यूटेरस से बाहर की तरफ खुलते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से हमने कह दिया गर्भाशय का मुख है, माउथ जैसा काम करता है। ठीक, तो कह रहे हैं cervix help in regulating the passage of sperm into the uterus and forms the birth canal to facilitate parturition। कहने का मतलब, अब देखो ध्यान से, एकदम छोटू सा ये ओपनिंग दिख रहा है cervix। कहां पर है, यूटेरस नीचे की तरफ जो खुल रहा है वो ओपनिंग है। ठीक है, अब ये इतना पतला होता है इस समय कि बच्चा यहाँ पर ग्रो कर रहा है, बेबी यहाँ पर ग्रो कर रहा है, और इस बेबी को बाहर निकलने के लिए इसको और खोलना पड़ेगा, चौड़ा करना पड़ेगा। जब पार्चुरेशन का समय आता है तो इसी यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है और सर्विक्स फैलती है। सर्विक्स फैलेगी, वेजाइना फैलेगी, फिर जाकर एक बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, तो पार्चुरेशन प्रोसेस को करने के लिए सर्विक्स क्या करता है, अपने आप को फैलाता है, जिससे कि बेबी बाहर आता है। साथ ही साथ स्पर्म इस रास्ते से डाले जा रहे हैं। अब स्पर्म को भी फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में ले आने का काम कौन करता है, कौन करता है, सर्विक्स ही। तो सर्विक्स के दो काम है, एक तो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना, दूसरा चाइल्ड बर्थ की समय अपने आप को फैलाना, जिससे कि बेबी की डिलीवरी आराम से हो सके। अब कह रहा है कि गिवन फिगर देख लो, ये इसमें एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। ठीक है, कह रहा है ए और बी जो पार्ट है वहां पर लेवल ऑफ हार्मोन दिखाया जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हमें बताइए ये ए और बी है क्या। ठीक है, तो ए वाले में तो सीधे पूछ लिया है, बताओ कि पार्ट ए पार्ट बी क्या है, कौन सा हार्मोन है और किस जगह से निकल रहा है। दूसरे में कह रहा है कि स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द हार्मोन इन पार्ट बी ऑन द यूटेरस ऑफ द ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग 6 to 15 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। सबसे पहले हम ए वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा कौन सा हार्मोन है, LH, विच इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एंटीरियर आगे वाले भाग से पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीट होते हैं। ठीक है, पार्ट बी पर कौन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कहां से सिक्रीट हो रहा है, ओवरी से सिक्रीट हो रहा है। तो ए वाले पार्ट FSH और LH सिक्रीट कर रहे हैं, सॉरी ए वाले पार्ट पर FSH और LH का फंक्शन दिख रहा है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर आगे वाला पार्ट सिक्रीट करता है। बी वाले पार्ट पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये सिक्रीट करता है फीमेल ओवरी। चलो ये तो समझ में आ गया ए और बी क्या है। अब अगला क्वेश्चन, 6 से 15वें दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ध्यान से देखो, कह रहे इस समय में ईस्ट्रोजन जो है ये स्टिमुलेट करता है द प्लोरिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, promoting the growth of uterine lining to prepare the possible embryo implantation। कह रहा है 6 से 15वें दिन ईस्ट्रोजन जो होता है ये एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस की इनर वॉल को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे यूटेरस की दीवार थिक होगी, और थिक होने के बाद एम्ब्रियो क्या होगा, आसानी से वहां पर इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन है। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के जस्ट बाद अपनी मात्रा और बढ़ाता है, राइज करता है। और ये राइज इस वजह से करता है क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो यही थिक करने का काम करेगा। ये इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को थिक करता है और पोटेंशियल प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे।
अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में आपको डेवलपमेंटल स्टेज दिख रखा है ह्यूमन के एम्ब्रियो का। अब ये जो ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल स्टेज है इसको देखिए और इनके क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ए में कह रहा है कि हमें बताइए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सा स्टेज यहाँ पर हमें दिख रहा है। दूसरा, हमें ये बताइए कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी में वुमेन के, और एक्स और वाई लेबल्ड पार्ट का क्या मतलब है और क्या फंक्शन है। ठीक है, बहुत इजी, एकदम साफ तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर सीधे लिख सकते हो। ये है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जो कि ह्यूमन की एम्ब्रियो का एक स्टेज है ना। एम्ब्रियो डेवलप कर रही है, इसका एक स्टेज है, और इसी स्टेज के बाद ये यूटेरस से जाकर चिपक जाती है। ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में दो पार्ट दिख रहे हैं, वन इज एक्स एंड वन इज वाई। अब ध्यान से देखो डायग्राम, एक्स वाला जो पार्ट है वो एक घेरे की तरफ हमें दिख रहा है, और इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और वाई एक सेल्स का गट्ठर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज इनर सेल मास। ठीक है, तो यहां पर सेम चीज हमने लिख दी है, एक्स हमारा ट्रोफोब्लास्ट है और वाई हमारा इनर सेल मास है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पाए जाने वाले एक्स वाई पार्ट्स है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बी वाले क्वेश्चन में पूछा है कि मेंशन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो ओवम जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है तो फैलोपियन ट्यूब की तरफ ये ट्रैवल करता है, हम सभी को पता है। ठीक है, ट्रैवल करने के साथ साथ देखा जाए तो जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ ट्रैवल करके कहां तरफ जाएगा, यूटेरस की तरफ जाएगा, तो ये फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ जाते हैं और यहीं पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग से इनको इम्प्लांट होना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, अपने आप को थोड़े बढ़ाते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं, और एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाएंगे। तो ये बी वाले क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। एक्स और वाई का फंक्शन वेरी इजी, हमें पता है एक्स इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट का मेन फंक्शन ये होता है, सबसे पहली बात तो ये कि फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट का एक आउटर पार्ट, एक किनारे का घेरा बनाने का काम कौन करता है, यही ट्रोफोब्लास्ट करता है। ठीक है, इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन और HCG गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये तो ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन है। दूसरा है इनर सेल मास। इनर सेल मास का ये फंक्शन है कि सबसे पहले तो ये सेल्स के एक गट्ठर होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही एम्ब्रियो को डेवलप करना होगा, ये इनर सेल मास जर्म लेयर में बदलेंगे और 3 जर्म लेयर यहाँ पर बनाते हैं। सबसे आउटर जो होगा उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म इज आउटर। मिडिल वाला जो होगा इसको हम कहते हैं मीजोडर्म, और जो सबसे इनर होगा इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो इस तरीके से जर्म लेयर बनेंगे और जर्म लेयर फिर आगे डिफरेंशिएट होंगे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन फिगर दे रखा है, 3 स्पर्म है ABC, हमें बताइए तीनों में से कौन से स्पर्म की एंट्री ओवम में होगी, ए नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। बी में कह रहा है P और Q के फंक्शन को भी बताइए, यानी P का क्या फंक्शन है, Q का क्या फंक्शन है, गिवन डायग्राम में हमें ये भी एक्सप्लेन करिए। वेरी इजी, देखो भाई, अब ध्यान से जब आप देखोगे तो 3 स्पर्म जा रहे हैं, एक स्पर्म ये वाला है, एक स्पर्म ये वाला है, और एक स्पर्म ये वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे नजदीक जोना पेल्यूसिडा को टच करने वाला स्पर्म कौन सा है, ये वाला।
जैसे ही ए स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच करेगा, जोना पेल्यूसिडा ने एक कवरिंग बना दी है जो बी और सी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ए स्पर्म जो है यही ओवम के अंदर एंटर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म, ए वाले स्पर्म ने ओवम को टच किया, ओवम से सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम में अंदर जा सकता है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जैसे ही कोई पहला स्पर्म एग को टच करता है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है और फर्टिलाइजेशन करने की तरफ बढ़ता है, बाकी के स्पर्म की एंट्री वहीं पर ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पी और क्यू के बारे में पूछ रहा था, तो पी वाला रीजन, जोना पेल्यूसिडा वाला रीजन, आउटर कवरिंग है, एक आउटर लेयर है किसकी? ये एक आउटर लेयर है फीमेल एग की। ठीक है, ओवम की। जैसे ही कोई स्पर्म इसको टच करता है, जोना पेल्यूसिडा में कोई ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो अदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, कैसे? एग जो है वो हार्ड हो जाता है, एक लेयर से सराउंडेड हो जाता है एक ही स्पर्म को टच करने के बाद, और बाकी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी कंडीशन। ठीक है, क्यू में क्या चेंजेस है आपको पता है? क्यू हमारा क्या है? एग है, ओवम है। ठीक है, जैसे ही ए स्पर्म ने एंट्री करी है किसके अंदर? क्यू के अंदर। क्यू क्या है? ओवम। ओवम से पहले थोड़ा सा एक प्री मेच्योर ओवम यानी सेकेंडरी ओसाइट। जैसे ही ए अंदर घुसेगा, सेकेंडरी ओसाइट जो भी हमारा है, ये दूसरा मियोटिक डिवीजन करके एक मैच्योर ओवम बना देगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा जिसका कोई फंक्शन नहीं है। जो ओवम बना है वो बाकी स्पर्म जो इसमें घुसा है उसके साथ मिलकर के क्या कर लेगा? जाइगोट बना लेगा। तो क्यू ओवम वाला जो पार्ट है उसमें क्या चेंजेस हो गए हमने देख लिया। अब कह रहा है नेम द प्लेस ऑफ ह्यूमन ओवरी वेयर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग oogenesis. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन? गिव द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। सिंपल से पूछ रहा है कि हमें बताइए ह्यूमन ओवरी में पहला मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है oogenesis प्रोसेस में, इनके प्रोडक्ट्स बताइए और बताइए कि नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में कौन कौन से है। ठीक है, सबसे पहली मेरी बात सुनना, सारी थियरी यहां पर लिखी है, मैं समझा रही हूं। हम सभी को पता है कि पहला मियोटिक डिवीजन ह्यूमन में जो होता है oogenesis प्रोसेस में, ये कंप्लीट होता है जब ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है ये एक मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल है। जैसे ही यह रैप्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ साथ यह पोलर बॉडी भी बनाता है, लेकिन पोलर बॉडी का कोई काम नहीं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte अब आगे चल करके दोबारा से मियोटिक डिवीजन करेंगे और ओवम यानी एग में बदलेंगे। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा रही हूं, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले oogonia जो फीमेल बॉडी में होता है, यह माइटोसिस डिवीजन करता है और बहुत सारे सेल्स बनाता है, नंबर ऑफ सेल्स बनाता है। ठीक है, जैसे ही बहुत सारे सेल्स बनाएगा उसमें से कोई एक सेल ऐसा होगा जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस करके थोड़ा बड़ा होगा और यही हमारा कहलाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन होगा और पहला मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पोलर बॉडी भी बनती है जो डीजेनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte दूसरा वाला मियोटिक डिवीजन करता है और ओवम में तब्दील हो जाता है और यहाँ सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है जो डीजेनरेट हो जाती है। और यही ओवम जो है, इसी का हम अब आगे के प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन में यूज करेंगे। तो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ oogenesis, एग फॉर्मेशन की ये पूरी की पूरी चार्ट की प्रक्रिया है। ठीक है, यही उस क्वेश्चन में पूछा था और इसको हमेशा याद रखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर आपको याद करना है।
अब अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, हमें यहाँ पर B फ्रॉम A ये बताना है, E फ्रॉम D क्या बन रहा है ये बताना है, D फ्रॉम B क्या बन रहा है ये बताना है, और आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज A, B एंड C। तो आपके बिल्कुल इजी याद करने के लिए हमने दोनों डायग्राम को, एक में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है और दूसरे डायग्राम में जिसमें सारी चीजें हमने यहाँ पर लेबल कर रखी है वो बना दिया है। ठीक है, सबसे पहले ए, बी और सी हमसे पूछा था, तो ए वाला जो पार्ट है ध्यान से देखो, ए वाला जो पार्ट है इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, बी वाला पार्ट यहाँ पर है, तो बी वाले पार्ट को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सी वाला पार्ट ये वाला रहा, तो सी वाले पार्ट को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो अब ए, बी और सी हमने देख लिया, ए इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बी इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सी इज सर्टोली सेल्स। ठीक, अब यहां पर बताना है हमें कि बताइए B फ्रॉम A क्या बन रहा है, E फ्रॉम D क्या बन रहा है, D फ्रॉम B क्या बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले B को देखेंगे तो B इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, ऑलरेडी हमने बता रखा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड पहला मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड बनाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान रखना, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये ए से बने हुए हैं। ठीक है, ए क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये पूछा है, तो ए इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसने फर्स्ट मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया है, ये लिख सकते हैं। अब देखो ई वाले पोर्शन पर स्पर्म है, दिस इज स्पर्म गाइस। ई वाला पोर्शन क्या है, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर के सिर वाला स्ट्रक्चर, दिस इज स्पर्मेटोजोआ जिसे आप स्पर्म कहते हो। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, ये जो स्पर्म है ना, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म को हमने एक प्रोसेस से बनाया है जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और ये किससे बना हुआ है, डी से बना हुआ है, स्पर्मेटिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, स्पर्मेटिड से बना हुआ है। ठीक है, फिर डी की बात करते हैं, स्पर्मेटिड की, ये बना हुआ है दूसरे मियोसिस प्रोसेस से, किससे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। ए बी सी डी क्या है हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, बता ही दिया है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक बड़े से क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपके पिछले साल के पेपर्स में आए भी हुए। पहला ये जो क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन का, इसमें कह रहा है इन अ ह्यूमन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स ऑन द onset of puberty and ceases around middle age of the female. Study the graph given below regarding menstrual cycle and answer the questions that follows. यहाँ पर एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द हार्मोन एंड देयर सोर्स ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी। ठीक है, एक तो हार्मोन का नाम, उसका सोर्स ऑर्गन, और बताइए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए प्यूबर्टी पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है या क्या रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, ये बताइए। दूसरा, फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल होने के लिए एट व्हाट फेज, किस फेज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड अर्ली एम्ब्रियो 3 ब्लास्टोमियर्स वाले शुड बी इम्प्लांटेड इन यूटेरस, यूटेरस में इम्प्लांट कर दिए जाने चाहिए, ऑफ अ फीमेल हु वाज ऑप्ट फॉर, उस फीमेल के लिए जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की तरफ जाने वाली है। अपने आंसर दीजिए और उनके रीजन को भी सपोर्ट करिए। तीसरा, नेम द हार्मोन एंड इट्स सोर्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सप्लेन द इवेंट। तो हमें यहाँ पर हार्मोन और उनके सोर्स ऑर्गन के नाम बताने हैं जो प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज होंगे, या फिर हमें आंसर देना है इन अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। हमें ये बताना है कि या तो ये क्वेश्चन बता दो कि क्यों मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता। ठीक है, अब सबसे पहले एक चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि कौन सा हार्मोन, कौन सा सोर्स ऑर्गन और उनके प्राइमरी फंक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, वो साफ साफ लिख दिया है। सबसे पहले GnRH,
ठीक है। ये जो GnRH है इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करने वाले हैं। व्हाट इज गोनाडोट्रोपिन्स? जो गोनाड से रिलीज होंगे, जो इन सारे प्रोसेसेस में यूज होने वाले हैं, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और ये इस हार्मोन को रिलीज करके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनिशिएट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज कराने के लिए। अब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ओवरीज में, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन और साथ ही साथ ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने का काम करता है। ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करेगा? ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ये यूटरस की लाइनिंग को थिक करने का काम करता है और साथ ही साथ प्यूबर्टी चेंजेस लाने का काम करता है। अगेन प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेंगे और यही यूटेरस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक करने का काम करता है इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए। तो कितने हार्मोन है, क्या सोर्स ऑर्गन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है साइकिल में, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। कह रहे हैं ह्यूमन फीमेल ऑप्टिंग फॉर, अगर कोई फीमेल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऑप्ट करने वाली है जिससे वो अपने बच्चे को पाना चाहती है या बच्चा पैदा करना चाहती है, तो अर्ली एम्ब्रियो जब उसका बने तो उसका इम्प्लांटेशन सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज के समय पर हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज शुरू हो रहा है, इसी फेज के दौरान ही अर्ली एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाने चाहिए यूटेरस में। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का स्टैंडर्ड तरीके का होता है किसी फीमेल में, तो इस समय में करीब 17 से 19वें दिन जो सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज होता है, इसी समय इम्प्लांटेशन यूटेरस में हो जाना चाहिए एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऑप्ट करने वाली फीमेल के लिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है जिसमें नॉर्मल तरीके से एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो रहे हैं, जाइगोट बन रहे हैं, यूट्रस में इम्प्लांट हो रहे हैं, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात हो रही है। तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी वाले केस में जो एम्ब्रियो होते हैं जब 3 ब्लास्टोमियर वाले स्टेज में होते हैं, तो ये ट्रैवल करते करते फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं और ये यूटेरस में तब जाकर के पहुंचते हैं जब ये मोरुला या ब्लास्टोसिस्ट वाले कंडीशन में होंगे, और जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट वाले कंडीशन में होंगे ये यूटेरस की दीवार से जाकर के चिपक जाएंगे और ये बिल्कुल सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, द सक्सेस रेट में बी लोअर, सक्सेस में रेट लो हो सकता है अगर यूटेरस इज नेचुरली प्रिपेयर्ड टू रिसीव अ मोर एडवांस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। इन मोस्ट एआरटी प्रैक्टिस 3 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो को ही हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं ताकि हम नेचुरल तरीके से उनको यूटेरस की तरफ भेजकर इम्प्लांटेशन करा पाए। ठीक है, क्लियर। अब प्लोरीफेरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन में ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से। ये यूटेरस की लाइनिंग को थिक करने का काम, रीबिल्ड करने का काम, सेल ग्रोथ प्रमोट करने का काम, ब्लड वेसल्स को फॉर्म करने का काम, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट करने का काम और यूटेरस में पोटेंशियल इम्प्लांटेशन कराने का काम करता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और अगर लास्ट क्वेश्चन में, जो कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन में था, कि अगर ऐसा आप मुझे बताइए कि क्यों अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, तो इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होते हैं, टूट जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, जिससे कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है वो भी
खत्म या कम हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो यूटरस की दीवार जो मोटी हो रही है वो टूटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग डीजनरेट होने लगेगी, उनके ब्लड वेसल्स टूटने लगते हैं और ब्लड के साथ मिक्स होकर यह वेजाइनल मार्ग से बाहर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसी वजह से अगर एक एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन इसी केस बेस्ड में है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या है? Spermatogenesis is an important primary sex characteristics in human and all other vertebrates. The process is coordinated and controlled under the influence of hormones. It starts with the onset of puberty in human and thereafter continues. The primordial cells within the embryonic testis which differentiate into spermatogonia with the precursor of the sperm. These are located at the outer wall of seminiferous tubules where the process of spermatogenesis proceed. ये एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे रखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन में और सभी अदर वर्टिब्रेट्स में भी। इस प्रोसेस का सारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ये हार्मोन से इन्फ्लुएंस है और ये प्यूबर्टी के समय ह्यूमन में स्टार्ट होता है और फिर शुरू रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। दूसरे स्टेटमेंट में ये भी कह रहा है कि प्रीमोर्डियल सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियोनिक टेस्टिस स्टेज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़कर डिफरेंशिएट होकर चेंज होकर स्पर्म में तब्दील होते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये आउटर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इस प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट कहा जा रहा है और इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टेट द साइट ऑफ एक्शन। हमें एफएसएच जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन साइट क्या है टेस्टिस में, ये बताना है, या फिर हमें बताना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या रोल है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें बताइए नेम द सेल्स एंड देयर प्रोडक्शन व्हिच अंडरगो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, meiosis 1 and meiosis 2 during the process of spermatogenesis, and C, name the accessory duct that the sperm travel through the seminiferous tubules to reach the epididymis। ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर देना है, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए सबसे पहली बात, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे सिक्रीट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको कौन सिक्रीट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ऐसे हार्मोन है जिन्हें गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। अब मेल बॉडी में इसका फंक्शन पूछ रहा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है सर्टोली सेल्स जिसे आप नर्स सेल कहते हो, इन पर जाकर काम करता है। सर्टोली सेल नर्व सेल्स कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और ये जो सेल्स होती हैं ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं ताकि ये मैच्योर हो। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स जो होगा ये कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करने का काम करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जाकर जुड़ती है और इस तरीके से मैच्योर स्पर्म बनने के समय स्पर्मेटिड जो होगा वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो होगा इसी से लेगा, यानी न्यूट्रिशन देने का ये पूरा का पूरा काम अपना करेंगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पूछा था फंक्शन, या तो ये बता दो, तो हम तो आपको दोनों ही बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करेंगे। अगेन दिस हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जाकर लीडिंग सेल्स पर एक्ट करता है और लीडिंग सेल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहां पर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये ऐसे तरीके के हार्मोन होते हैं जो कि ऐसे तरीके के सेल्स को प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या बना दे, एक हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का इनिशिएशन और मेंटेनेंस ड्राइव करने का काम करता है। अब यहां पर भी हमें बताना है डिफरेंट टाइप के डिवीजन टाइप्स, कौन सी सेल में ये प्रक्रिया हो रही है और
प्रोडक्ट जो है वो इमीडिएटली आफ्टर डिवीजन क्या फॉर्म हुए। तो सबसे पहली बात आपको एनसीईआरटी का वो डायग्राम याद करना है जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन, है ना। फर्स्ट डिवीजन इज माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन किसमें होती है? स्पर्मेटोगोनिया में, अभी भी ये डिप्लॉइड है। इसके बाद जो फॉर्म होगा इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, ये भी डिप्लॉइड होगा। इसके जस्ट बाद मियोसिस 1 होता है, और मियोसिस 1 होने के बाद जिस सेल में मियोसिस 1 होगा उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बनेगा क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्योंकि यहाँ पर मियोसिस 1 हुआ है तो यहाँ जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लॉइड बनेगी। अब मियोसिस 2 होगा किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और अगेन ये भी हैप्लॉइड तरीके के स्पर्मेटिड बनाते हैं। लेकिन स्पर्मेटिड जो होता है डिफरेंशिएशन प्रोसेस करके स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है। तो स्पर्मेटिड जो है ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस करके स्पर्मेटोजोआ में बन गया, और यही हमारा स्पर्म होता है जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस हमने यहाँ पर देखे। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर द इम्प्लांटेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। दूसरा, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस एंड लेबल एनी 4 पार्ट इन इट। तो सबसे पहली बात, हमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन के बाद कैसे देखने को मिलेगा ये पूछा गया है। सीधी सी बात है, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान से दिख रहा है कि ये है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो से कनेक्शन बिठाकर रखा है एम्बिकल कॉर्ड ने, और ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है प्लेसेंटा। और यहाँ से सर्विक्स कैविटी दिख रही है यूटेरस की जो इनसे जुड़ी हुई है, यानी एक मम्मी और एक बेबी के बीच में कनेक्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिठा करके रखता है एक डेवलपिंग फीटस और उनकी माता यानी मैटरनल बॉडी के साथ, और ये फॉर्म्ड होता है जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में तब, ठीक। कैसे यह बनते हैं ध्यान से सुनो। सबसे पहले कोरियोनिक विलाई का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? कोरियोनिक विलाई का। कोरियोनिक विलाई कैसे डेवलप होंगे? हमने आपको ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बताया था जिसमें हमने आउटर लेयर जैसा एक स्ट्रक्चर ट्रोफोब्लास्ट आपको बताया था। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं एक उंगली जैसा प्रोजेक्शन निकालते हैं जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और यही उंगली जैसा स्ट्रक्चर जो है ये जा करके एक यूटेरस की दीवार एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। तो ये जो विलाई होता है यूटेराइन टिश्यू के साथ जाकर के उलझ जाता है, चिपक जाता है, और इस तरीके से कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू एक दूसरे से जुड़कर प्लेसेंटा का निर्माण कर लेते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण जैसा ही होता है एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे एम्बिकल कॉर्ड कहते हैं, और इसी एम्बिकल कॉर्ड के जरिए प्लेसेंटा जो होती है सारा का सारा फंक्शन करती है। एम्ब्रियो के लिए जो कुछ जरूरी है उसको भेजेगी और एम्ब्रियो में जो कुछ वेस्ट है उसको बाहर निकालेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें एक ह्यूमन फीमेल सेक्शनल व्यू बताइए ओवरी का। उनमें ब्लड वेसल्स बताइए, प्राइमरी फॉलिकल बताइए, टर्शरी फॉलिकल बताइए। हमें ये भी बताइए कि किस स्टेज पर ये फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, और ये भी बताइए कि इवेंट क्या है जिसमें ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होगी। ये सारा का सारा क्वेश्चन हमें बताना है। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपडेटेड डायग्राम है एनसीईआरटी का। अपडेटेड डायग्राम है गाइस, याद रखना और इसको याद रख लो। ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल डेवलप हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से रैप्चर होकर सेकेंडरी oocyte बनाता है। छिलका जो बचा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल का ये कार्पस ल्यूटियम बनाएगा, और यही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, और जैसे ही ये डीजेनरेट होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कम बनेगा और यूटेरस की लाइनिंग टूटेगी, मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। यही पूरा का पूरा प्रोसेस है।
प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ये फीमेल में फीटल डेवलपमेंट स्टेज में ही बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल की बॉडी में एक बच्चा आता है और वो बच्चा अगर फीमेल है तो उस फीटस वाले स्टेज में ही उसकी ओवरी में प्राइमरी oocyte बनकर तैयार हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो प्राइमरी फॉलिकल्स बनकर तैयार हो जाते हैं, और जितने उस समय बन गए उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा फिर नहीं होंगे, ठीक है। अब फेज एंड इवेंट पूछ रहा था कि फेज और इवेंट बताइए, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज, इन सबका फेज एंड इवेंट बताइए। इजी चार्ट बना दिया है मैंने। सबसे पहले फेज में हमने ओव्यूलेशन यहाँ पर लिखा है, जिसका जो इवेंट है वो ये है, जैसे ही ओवम रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन लगभग होता है, ठीक है। ये कब होगा? जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा तो ये ओवम यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, जिसे ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। कौन सा हार्मोन ये प्रक्रिया ट्रिगर करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन इस समय पीक पर होगा, ठीक। ल्यूटियल फेज अब अगले दिन का फेज है, 15 से 28 दिन तक ये चलता है। इसमें पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन होती है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी होनी है या प्रेगनेंसी सही तरीके से हो, सारी प्रिपरेशन होगी, लेकिन स्पर्म अगर नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन डीजेनरेट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में कार्पस ल्यूटियम जो है ये क्या होगा? बनेगा। कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना, यानी कि यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप साफ साफ देख सकते हो, यहां पर हमने वही सेम चीज लिख दी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, अगर ल्यूटियल फेज के अंत तक 28वें दिन तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर यूटेरस की लाइनिंग जो अभी मोटी मोटी थी ये टूटने लग जाएगी। क्यों टूटने लग जाएगी? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम ही टूटने लग जाएगा। अब कार्पस ल्यूटियम ही टूटने लग गया तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी टूटने लग जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन लेवल भी डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट और मेंस्ट्रुएशन शुरू, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम देखें तो पहले दिन की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट रही है भाई। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ओवेरियन हार्मोन लो लेवल में है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये धीरे धीरे अब शुरू हो रहे हैं, बिगिन हो रहे हैं सिक्रीट होना, और नया फॉलिकुलर फेज अब शुरू हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पर वापस से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आप एक लेबल डायग्राम बनाइए स्पर्म का, इनके 4 पार्ट बताइए, इनके फंक्शंस बताइए, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि इन अ ह्यूमन फीमेल probability of an ovum to get fertilized by more than one sperm is impossible। एक रीजन दे दो कि क्यों एक से ज्यादा स्पर्म जो होते हैं ये नहीं करते फर्टिलाइजेशन, एक ही स्पर्म करता है, इसका रीजन दे दो। रीजन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। ये रहा ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। अब ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हेड है, ठीक है। हेड के बाद नेक वाला रीजन है, नेक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाया जाता है, एंड टेल वाला रीजन है। 4 पार्ट ह्यूमन स्पर्म के हो गए। अगर हम ह्यूमन स्पर्म के हेड वाले रीजन की बात करेंगे तो जो हेड वाला रीजन है भाई, इसका सिंपल सा काम है कि हेड वाले रीजन में प्रेजेंट है एक्रोसोम, ठीक है। ये जो एक्रोसोम है ये एक तरीके के एंजाइम्स निकालते हैं, और इन एंजाइम्स का मेन काम तो ये है कि ये सीधे जाकर के जो एग होगा उसकी वॉल को ब्रेक करने का काम करेंगे, एग की वॉल को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस हेड वाले ही रीजन पर, है ना, साथ ही साथ इस हेड वाले ही रीजन पर न्यूक्लियस पाया जाता है, और आपको पता है ये न्यूक्लियस कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो ये तो हेड वाला रीजन है। फिर हमारा दूसरा जो रीजन था वो था नेक वाला रीजन। नेक वाले रीजन जो होंगे सबसे छोटा रीजन होता है स्पर्म का, और इस रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स,
ठीक है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है उस रीजन को हम बोलते हैं मिडिल पीस, जो तीसरा रीजन है ना, तीसरा रीजन इज मिडिल पीस। ठीक है, अब मिडिल पीस वाला जो रीजन है, यहाँ पर बीच वाला जो रीजन है, दिस इज मिडिल पीस। मिडिल पीस वाले रीजन में आपको दिख रहा है एक से ज्यादा क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, और ध्यान देना माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा है ना, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है बेसिकली क्या देना, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। एंड अगेन गाइज, अगला जो यहाँ पर इसका पार्ट है स्पर्म का, उसका लास्ट वाला पार्ट है टेल, और टेल का पार्ट होता है स्पर्म को स्विम कराना, कहाँ पर, फीमेल बॉडी, है ना। फीमेल बॉडी में जैसे ही स्पर्म जाएगा उसको स्विम कराने का काम टेल का होता है। तो इस तरीके से हम ये डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्यों एक से ज्यादा स्पर्म ये प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो आइए देखते हैं। ह्यूमन फीमेल की अगर बात करी जाए तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पाता है, एक से ज्यादा स्पर्म के फर्टिलाइजेशन करने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक कॉर्टिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है जो कि एक ही स्पर्म की एंट्री, एक ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराती है, पॉलीस्पर्मी निगलेक्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे लिखा है, व्हेन अ स्पर्म सक्सेसफुली फर्टिलाइज द ओवम, जैसे कोई स्पर्म फर्टिलाइज करता है किसी ओवम को, इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एंजाइम, एक तरीके के एंजाइम रिलीज को ये ट्रिगर कर देता है, और ये जो एग का एंजाइम रिलीज है ये जोना पेल्यूसिडा पर एक इम्परमिएबल तरीके का अदर स्पर्म्स के लिए मेम्ब्रेन बना देते हैं, एक कवरिंग बना देते हैं, जिससे पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है और एक ही स्पर्म ओवम के अंदर घुस पाता है और जाइगोट बन पाता है। यही पॉसिबिलिटी होती है मोनोस्पर्मी की, पॉलीस्पर्मी यहाँ पर इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रेस द इवेंट फ्रॉम कॉप्यूलेशन ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। इस क्वेश्चन के लिए भी हमने यहाँ पर आपको सारे के सारे पॉइंट लिख दिए हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन में ही यही पूछा है कि हमें बताइए कॉप्यूलेशन हुआ, जाइगोट बना, तो ये इवेंट कौन कौन से होंगे जो ये प्रोसेस हुआ है। तो सबसे पहली बात, स्पर्म को फीमेल बॉडी में भेजना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन प्रोसेस में मेल स्पर्म कहाँ पर डाला गया है, वेजाइना में। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अब स्पर्म वेजाइना में आ चुका है, यानी स्पर्म को अब स्विम कराकर फीमेल बॉडी के अंदर भेजना पड़ेगा। तो स्पर्म का क्या कराना है, माइग्रेशन। स्पर्म ने स्विम करना शुरू किया, कहां से स्विम किया, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स में, फिर यूटेरस में, फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब फैलोपियन ट्यूब में एक प्रक्रिया होती है जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, मैच्योर भी होता है और फर्टिलाइजेशन को करने के लिए कैपेबल भी होता है। जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब में मैच्योर होकर पहुंचा है, सीधे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर स्पर्म एग से मिल जाता है। एग से मिलने के लिए स्पर्म एग की लेयर को जैसे टच करता है, स्पर्म का एक्रोसोम एक केमिकल निकालता है, हार्मोन निकालता है, जो स्पर्म से निकलने वाले ऐसे हार्मोन हैं जो एग की वॉल को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्पर्म जो है एग के अंदर घुस जाता है, बाकी के स्पर्म कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। अब जैसे ही एग तक स्पर्म पहुंचता है, एग भी अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके मैच्योर ओवम में तब्दील हो जाता है, और अब इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं। हैप्लॉइड स्पर्म का न्यूक्लियस, हैप्लॉइड एग का न्यूक्लियस, दोनों आपस में मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाकर तैयार कर लेते हैं, और यही पूरा का पूरा जाइगोट डेवलपमेंट का प्रोसेस है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमें बताइए कि oogenesis प्रोसेस फीमेल में कैसे हो रहा है, इसका चार्ट बनाना है, और हमें बताना है हर स्टेज पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं और ये कौन से लाइफ प्रोसेस में बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपने ये वाला चार्ट बना लिया है तो इसी चार्ट में सारे के सारे सवाल का जवाब है। इसको हमने थियरी पोर्शन में भी लिख दिया है। तो सबसे पहली बात,
oogenesis एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रोसेस से फीमेल बॉडी में एग बनता है। तो एग फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है एक फीमेल बॉडी के अंदर जो कहां पर परफॉर्म होती है, उसके ओवरी में परफॉर्म होती है, उस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जर्म सेल का बनना यानी ओवम का बनना एक ओवरी के अंदर, इस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। इस oogenesis प्रोसेस के सारे चार्ट जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो कुछ इस तरीके से लिख दिए गए हैं। अब ध्यान से देखो, फेटल लाइफ के समय, ध्यान से देखना, फेटल लाइफ के समय फीमेल बॉडी की जो oogonia है उसने माइटोसिस प्रोसेस करके बहुत सारे सेल्स बनाए हैं, जिसमें से डिफरेंशिएशन प्रोसेस करके प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte पहला मियोटिक डिवीजन करता है। पहले मियोटिक डिवीजन के समय यहाँ पर देखोगे आप तो पहले मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी oocyte बनेगा और पहला पोलर बॉडी बनेगा जो डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होता है प्रोसेस? चाइल्डहुड प्यूबर्टी के समय होता है, जब कहते हो कि एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगती है, तब होता है। इस केस में आप देखो सेकेंडरी oocyte अभी यहाँ पर बनकर ऐसे ही रखा हुआ है। अब जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज होगा, जैसे ही एग को कोई स्पर्म टच करेगा, ये सेकेंडरी oocyte अपना दूसरा बचा हुआ मियोटिक डिवीजन करके ओवम बना लेता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी का यहाँ कोई काम नहीं होता। अगर हमसे यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर भी पूछे तो याद रखना, oogonia और प्राइमरी oocyte तक हमारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी सेल्स आर डिप्लॉयड। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है, यहाँ से हेप्लॉइड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी oocyte भी हेप्लॉइड है और ओवम भी हमारा हेप्लॉइड है। इसको थियरी पोर्शन पर हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिस पूरे के पूरे प्रोसेस में फीटल डेवलपमेंट समय में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जर्मिनल इपिथीलियम के ओवरी में क्या करते हैं, एग मदर सेल्स से की तरह एक्ट करते हैं और यहाँ से माइटोसिस करके बहुत सारे oogonia बनाकर तैयार कर लेते हैं। और याद रखो, इसी समय के बाद जितने oogonia बन गए और अधिक oogonia बर्थ के बाद नहीं बनेंगे। फिर ग्रोथ फेज होता है, जितने भी oogonia बने हैं वो डिवाइड करना स्टॉप करेंगे और एक लार्ज प्राइमरी oocyte में बदलते हैं और यहाँ पर ये फॉलिकल सेल्स फिर फॉलिकल सेल नरिश करते हैं, सराउंड करते हैं और मियोसिस 1 के लिए तैयार हो जाते हैं और उस समय तक रुके रहते हैं जब तक प्यूबर्टी केस ना आ जाए। प्यूबर्टी के समय मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस 1 होता है, जिसमें हम ओव्यूलेशन के समय प्राइमरी oocyte कंप्लीट करके एक अनइक्वल डिवीजन करते हैं, जिसमें एक सेकेंडरी oocyte बनता है जो लार्ज सेल होता है और एक छोटा सा पोलर बॉडी बनता है जो डीजेनरेट हो जाता है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, दूसरा मियोसिस डिवीजन होगा रिप्रोडक्टिव स्टेज में। ओव्यूल्यूशन के बाद होने वाला स्टेज है ये तब होगा जब बॉडी में या एग में स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म जैसे ही एंटर करेगा, मियोसिस 2 यहाँ से शुरू होता है। इस केस में भी एक बड़ा सेल बनता है जिसे एग कहते हैं और टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी बनता है जो डीजेनरेट हो जाते हैं। जो एग बना है, ओवम बना है, मेच्योर एग है। अब इससे जो एंट्री किया हुआ स्पर्म है फर्टिलाइज करके जाइगोट बना सकता है। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का सोल्यूशन वीडियो हमने खत्म किया है। ठीक है, तो कंप्लीटली इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सारा सोल्यूशन, इतना सोल्यूशन सफिशिएंट तरीके से दे दिया है आपको कि इससे ज्यादा एग्जाम में आपको लिखना नहीं है और प्रिपरेशन के पर्पस से भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले सोल्यूशन वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।